Hi guys, welcome to Mr. Introdent YouTube channel, and today in this video we are going to discuss the nature, scope, importance and limitations of macroeconomics. Macroeconomics is basically that branch of economics which deals with the aggregates, okay, that be national income, national output, national at anything at national level, or taking economy as a whole, that is under the purview of macroeconomics. So without wasting much time, let us start with the video. सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, थोड़ा सा हम लोग पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे डेवलप हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट मेजरली डेवलप्ड आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन। जब 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उससे पहले की जो भी आपके क्लासिकल्स थे या फिर जो भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जितनी भी थ्योरीज़ दे रखी थी, उन्होंने जो भी चीज़ें माइक्रो लेवल पे कही थी, वो सारी कहीं ना कहीं गलत साबित हुई, जिसकी वजह से एक तरीके से नई थ्योरी के लिए लोग जो इकोनॉमिस्ट थे उनका बिलीफ कहाँ पर बढ़ा, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पर ज़्यादा आया। और जो आपके मेन कीन्स थे, उन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने डेवलप किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द टर्म मैक्रो वॉज फर्स्ट यूज बाय रैगनर फ्रेश इन 1933। ये डिप्रेशन के बाद के टाइम पर ही ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया गया। ग्रीक टर्म से लिया गया है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक। तो लार्ज लेवल पे या फिर इकोनॉमी एज अ होल में जो हम लोग पढ़ते हैं, तब उससे हम लोग क्या मानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। देयर वर लिटिल यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल सीन फ्रॉम द टाइम्स ऑफ मर्केंटलिस्ट हु ले इम्पोर्टेंस। देखिए, मर्केंटलिस्ट के टाइम पे भी आपको पता है उनकी आइडियोलॉजी में क्या था कि नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, नेशनल इनकम की बात करते थे, नेशन की ओवरऑल वेल्थ की या प्रॉपर्टी की बात करते थे। तो वहाँ पर थोड़ा आइडिया तो पहले से ही था कि क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स या क्या इम्पोर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किसने किया, कीन्स ने किया, जब उन्होंने अपनी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज़ को दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ मेजर डेफिनेशंस क्या होंगी। इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, पहले ही बताया मैंने, और एवरेजेस कवरिंग द इंटायर इकोनॉमी सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, ये सभी चीज़ों के बारे में, यानी जो भी ये आपका नेशनल लेवल पे जो सारी चीज़ें हो रही है, एक किसी इंडिविजुअल, एक किसी पर्सन, एक किसी इंडस्ट्री, एक किसी फर्म की बात नहीं हो रही, पूरी एक कंट्री की जब बात होगी, तो वहाँ पर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एक्ले की एक डेफिनेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक अफेयर्स इन द लार्ज, ठीक। इन द लार्ज इन्होंने बोला है कि जब हम लोग सारे लोगों के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पर क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट कंसर्न्स द ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इट लुक्स एट द टोटल साइज एंड शेप ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट का यहाँ पर क्या सेंस है, जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस है वो इतना बड़ा हो चुका है दैट कि उसको एलिफेंट से एक तरीके से आप कह सकते हैं पर्सोनिफाई किया है, ठीक, रैदर दैन द वर्किंग ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या कहते हैं कि इट स्टडीज़ द कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ट्रीज विच कंपोज इट। ये यहाँ पर फॉरेस्ट की बात होती है, और जो उसके अंदर छोटे छोटे जो पेड़ है जिससे वो बना है, उसके बारे में बात नहीं होती। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपके छोटी छोटी यूनिट्स होती है, जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, उसके बारे में बात होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसा है, इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर सिंपली हम लोग इसे इनकम थ्योरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका जो मेन आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है, या मेन जो इसका कंसर्न है, वो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब से डील करना ही है। तो ये हमारा हो गया इनकम थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर मैंने 7 लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स पे पढ़ रहे हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा हो जाएगा नेशनल इनकम, एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है, ठीक। पूरी कंट्री की हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल कंट्री में कितना है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री लेवल पे कितनी है, इन्फ्लेशन किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में कितना है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक। बिजनेस साइकिल्स, यानी रिसेशन आया है या एक्सपेंशन हो रहा है या फिर रिकवरी का फेज़ है, वो पूरी कंट्री को लेके, यानी इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं हम लोग। इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सचेंज रेट भी हम लोग पूरी कंट्री का देखते हैं, और प्राइस फ्लक्चुएशंस भी जो हो रहे होते हैं, वो भी हम लोग पूरा
मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट हम लोग स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, क्या ऐसे मेथड से, क्या ऐसी टेक्निक से जिसकी मदद से हम लोग की इकोनॉमी ग्रो करे। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, कैसे नेशनल इनकम डिटरमाइन होगी, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग थ्योरी ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटी थ्योरी हो गई या वैल्यू थ्योरी हो गई या दूसरी जो भी थ्योरीज़ है उसके बारे में हम लोग स्कोप में देखते हैं। इसके अलावा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एक्सचेंज रेट और बिजनेस साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसे कीन्स की हो गई या क्लासिकल हो गई, इन सबको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग स्कोप में लेते हैं या फिर कह सकते हैं जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसको आप लोग और डिटेल से अपने आप भी 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको पॉइंटर्स बना करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? सबसे पहले तो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। हम लोग एक इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कंजम्पशन हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग को जानने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को पता ही होनी चाहिए। वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। दीज वेरिएबल्स कैन बी स्टेटिस्टिकली मेजर्स। देखिए जैसे नेशनल इनकम की हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग स्टेटिस्टिकली नापते हैं, जीडीपी को हम लोग नाप करके निकालते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ विद इन टेरिटरी एक साल के अंदर में। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कैलकुलेट करके या जब स्टेटिस्टिकली मेजर करते हैं तो वो एक बेटर एनालिसिस देती है आपकी फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी के बारे में। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि जो मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी होती हैं वो हमें हेल्प करती है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ओवर प्रोडक्शन, इन सभी तरीके की चीज़ों से हमें ये सेव करती है। फॉर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, देखिए कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को पढ़ने के लिए भी हम लोगों को क्या पूरा इकोनॉमी एज अ होल यानी मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लेना होता है। ये जो हम लोग इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आएगा दैट कि कई बार क्या होता है कि जो पूरा आप कहते हैं इकोनॉमी एज अ होल, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें इंडिविजुअल पे या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग को इसके बाद ये भी एक तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे फोर्थ जो हमारा पॉइंट है ये कुछ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। ठीक, किस तरीके से कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए हेल्पफुल है उसके बारे में जानेंगे। इसको हम लोग एक अलग टॉपिक भी एज अ टॉपिक भी ले सकते हैं और ये टॉपिक क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, आपको अगर पूछा जाए प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तब भी आप ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। और जब आपको इम्पोर्टेंस पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारा आता है जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हम लोग अलग अलग जो थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी गई है, जो कीन्स ने दी है या किसी और ने दी है, ये जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसकी मदद से अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। नेशनल इनकम की मदद से हम लोग बहुत सारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी है उसको हम लोग मेजर करते हैं और इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है हमारी सोसाइटी में। इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एन इकोनॉमी आर evaluated. Plans for overall increase in national income, output, employment are framed and implemented so as to raise the level of economic growth। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, क्या हमारा आप कह सकते हैं नेशनल इनकम कितनी है, आउटपुट कितना हो रहा है। तो इस सब से हम लोग क्या प्लान्स बना पाएंगे, स्कीम्स बना पाएंगे जिसकी मदद से हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो या फिर किस तरीके से हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज़ करे, किस तरीके से ओवर प्रोडक्शन रुके, इसके बारे में जब हम लोग सोच पाएंगे तो उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कंसेप्ट्स को जब हम लोग जानेंगे उनके बारे में हमें पता होगा कि जब चेंज ऑफ वैल्यू होता है तो उससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है। तो जब हम लोग उसके बारे में समझ जाएंगे तो हम लोग उससे मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल या फिर डायरेक्ट कंट्रोल मेजर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, उसे काउंटर कर सकते हैं जो भी हमारा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आपके कंट्री के अंदर आया होगा। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स को भी हम लोग जो भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है या एक्सपेंशन आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग जब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी, हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे तो हम लोग उसे भी क्या टैकल कर सकते हैं। उसे भी हम लोग बिजनेस फेजेस जो आए हैं आपके, उसको भी किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी की हेल्प से या फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से हम लोग उसे एक काउंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम लोग लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे। देखो सबसे पहला जो मेजर लिमिटेशन आ जाता है वो क्या है आपका, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन का मतलब ही होता है कि जो एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर है वो क्या है, वो एक तरीके से सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है। ठीक, वो क्या है, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होता है यार। देखो क्योंकि जो इंडिविजुअल लेवल पे जो चीज़ अच्छी है ज़रूरी नहीं वो नेशनल लेवल पे अच्छी हो, या फिर जो नेशनल लेवल पे जो चीज़ अच्छी है वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस मैक्सिम है दैट कि सेविंग्स आर अ प्राइवेट वर्च्यू बट अ पब्लिक वाइस। ठीक, यानी अगर कोई एक बंदा सेविंग करता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक, सेविंग करनी चाहिए आपको, कई सारे रीजंस होते हैं सेविंग करने के लिए। लेकिन अगर सारे बंदे पूरी इकोनॉमी में सेविंग ही करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, इकोनॉमी चलना ही, इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी एक बंदे का सेविंग करना बहुत अच्छी बात है इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन पूरी इकोनॉमी अगर सेविंग करने लगे, सभी लोग सेव करने लगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो गया। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल पे आपका जो इकोनॉमी एज अ होल की हम लोग जब बात करेंगे, जो एग्रीगेट चीज़ है उसका पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, या फिर अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है अलग अलग इंडिविजुअल्स पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्रीगेट इट्स आर होमोजेनस। ठीक, एक ऐसा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में मानते हैं मगर ऐसा नहीं होता है। द मेन डिफेक्ट इन मैक्रो एनालिसिस इज दैट इट रिगार्ड्स द एग्रीगेट्स एज होमोजेनस विदाउट केयरिंग अबाउट देयर इंटरनल कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एग्रीगेट वेरिएबल्स में नॉट बी इम्पॉर्टेंट, ये भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है कि देखो एग्रीगेट वेरिएबल्स आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आपका नेशनल इनकम क्या है कि इससे आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर सेक्टर की इनकम आपको नहीं पता चलती है। क्योंकि मान लो आपने कहा जीडीपी हमारी कंट्री की बढ़ गई। ठीक, तो जीडीपी क्या है कि इसमें सभी लोगों का शेयर है। आप कह सकते हैं कि जो सबने, एक जो पुअर पर्सन है और एक जो रिच पर्सन है, दोनों ने कुछ कुछ पैसा कमाया होगा। ठीक, कुछ हम लोग मान लेते हैं एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पर इन्होंने दिया है जो कि आपका जीडीपी बनता है। तो अगर आपकी ये जीडीपी बढ़ भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पुअर है इसने ज़्यादा कमाया है। हो सकता है रिच वाले ने कमाया हो, पुअर वाला और गरीब हो गया हो या और कम कमाया हो उसने। तो इस तरीके से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। नेशनल इनकम से भी आप बहुत ज़्यादा कुछ डिराइव नहीं कर सकते हो। अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही है और आप सोच के बैठो दैट कि यार चलो मेरा देश तो तरक्की कर रहा है, नहीं। ये भी हो सकता है कि इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो। ठीक, अमीर अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, और ये जो स्टार्टिंग के हम लोग की 3 लिमिटेशंस हमने पढ़ी, इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस भी कहते हैं। तो ये तीनों जो हैं आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन ओवरऑल एंड इंडिविजुअल चेंजेस। अब देखो ओवरऑल चेंजेस और इंडिविजुअल चेंजेस में दिक्कत होती है। मान लो कि जैसे आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसमें एक तरीके से प्राइस में राइज हो गया, और एग्रीकल्चरल आउटपुट में जितना आपका इंडस्ट्रियल
आउटपुट में राइज हुआ है उतना ही फॉल एग्रीकल्चरल आउटपुट के प्राइस में हो गया। तो एक तरीके से ये क्या कर लेगा, आपका जनरल प्राइस लेवल को बैलेंस कर लेगा। लेकिन इससे जो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट होगा, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी का, वो वीक होता चला जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी। तो इस तरीके से ओवरऑल और इंडिविजुअल चेंजेस में जब हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि यार ओवरऑल तो जनरल प्राइस लेवल सेम ही है, तो फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ख़राब क्यों चला जा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। कंसेप्चुअल और स्टेटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती है। ठीक, ये इंडिविजुअल यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लिमिटेड एप्लीकेशन है इसका, सब जगह एप्लीकेशन नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर फर्म इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते, और भी इसमें बहुत सारी लिमिटेड एप्लीकेशन होती है। ठीक, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओवर जनरलाइजेशन इसमें कर दिया गया है, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं ओवर जनरलाइज्ड वे में दिया गया है, सब चीज़ें नेशनल लेवल पे हो जाती हैं। तो एक जो इंडिविजुअल लेवल है, जो छोटा लेवल है, उस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये हो गई हमारी लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो हमने इस वीडियो में नेचर, स्कोप और उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर टॉपिक के ऑलमोस्ट हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।